चलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कम टू पेज नंबर 4.1। 4.1 पे आ जाओ, सप्लाई स्टार्ट करते हैं अभी। खोलो बुक, चलो आलसी बच्चों, बुक खोलो। खोल दिया? ठीक है, बुक में देखो भी अब। तो अभी अपने कौन कौन से चैप्टर हो गए? डिमांड हो गया है, यूटिलिटी हो गया है, और बेसिक्स का एक टॉपिक कर लिया था अपन ने। अब फोर्थ टॉपिक इज सप्लाई। इसके बाद कौन से टॉपिक रह जाएंगे? कॉस्ट रह जाएगा, प्रोडक्शन रह जाएगा, मार्केट एंड इट्स फॉर्म रह जाएगा, और बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल एक दिन का है, मार्केट को लगेंगे 8 लेक्चर। अपनी ये स्पीड से जा रहे हैं तो तुम लोग पढ़ाने नहीं देते उस हिसाब से, और बाकी 15-20 लेक्चर का ही रह गया है अपना। 15-20 घंटे का रह गया, मतलब 30 लेक्चर्स का और रह गया। तो सप्लाई को आराम से समझते हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड डिमांड, तुम्हें डिमांड अगर समझ में आ रहा है तो सप्लाई बिल्कुल उसका रिवर्स ही करना है तुमको, ठीक है। नाउ टेल मी द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड रेफर्स टू अमाउंट ऑफ, क्या वो इलास्टिसिटी में घुस गए तुम? डिमांड अमाउंट ऑफ कमोडिटी अ बायर इज एबल एंड विलिंग, मीन्स उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस टू बाय होनी चाहिए। तो सप्लाई में कौन क्या होगा? सप्लाई में कौन रहेगा? बायर को रिप्लेस कर देगा सेलर, और अमाउंट ऑफ कमोडिटी अ सेलर इज एबल एंड विलिंग। एबल और विलिंगनेस ये दो कंपोनेंट है, ये डिमांड के कंपोनेंट है। ये यहां पर रहेंगे क्या, या कंपोनेंट भी फ्लिप हो जाएंगे? जरा सोचो। टू कंस्टिट्यूट ए इफेक्टिव डिमांड देयर शुड बी 2 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट कौन सा है? विलिंगनेस, और दूसरा कंपोनेंट एबिलिटी, ठीक है। और वहां पर कौन रहता है? बायर। सप्लाई में आ जाता है सेलर। तो अब ये जो 2 कंपोनेंट है ना, विलिंगनेस और एबिलिटी, क्या ये रिप्लेस हो जाएंगे, या यहां पर भी सेलर के केस में विलिंगनेस और एबिलिटी चाहिए, ठीक है। सो डिमांड की डेफिनेशन तो तुमने बता दी, सप्लाई की डेफिनेशन बताओ। सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी अ सेलर इज एबल एंड विलिंग टू सेल, और सप्लाई जो भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ यहां पे एबिलिटी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? बुक बंद कर दे, काम करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिलिटी एंड विलिंगनेस? दिस इज सप्लाई। सप्लाई कौन करेगा? सेलर। लेकिन 2 कंपोनेंट होना जरूरी है, एबिलिटी और विलिंगनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिलिटी? तुमको क्या लगता है क्या मतलब होगा एबिलिटी का? उसमें शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, या मानसिक शक्ति होनी चाहिए, या सुपरनेचुरल पावर होनी चाहिए ताकि उसमें एबिलिटी आई, या क्या? स्टॉक, मतलब उसके पास वो पर्टिकुलर कमोडिटी अवेलेबल होनी चाहिए। सो देयर शुड बी स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? स्टॉक कंसेप्ट वाला स्टॉक है, या कौन सा स्टॉक है ये? What is the meaning of this stock? There should be the stock of commodity. What is meaning of stock of commodity? हाँ अथर्व, क्या? गुड्स अवेलेबल, दैट मीन्स वो इन्वेंट्री उसके पास होनी चाहिए, वो मटेरियल, वो क्वांटिटी उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट वाला स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। दिस स्टॉक मीन्स क्वांटिटी। और विलिंगनेस म्हणजे काय? रेडीनेस टू सेल। अच्छा, वो रेडी क्यों नहीं रहेगा? तुम्हें क्या लगता है? उसके पास स्टॉक पड़ा है लेकिन वो रेडी क्यों नहीं रहेगा? वो तो हमेशा रेडी होना चाहिए। अगर प्राइस बहुत ही ज्यादा कम चल रहा है मार्केट में तो नहीं सेल करेगा। एग्जांपल लेता हूं, स्टॉकिस्ट लोग, पता है तुम्हें स्टॉकिस्ट क्या होता है? जो बंदा स्टॉक करके रखता है पर्टिकुलर कमोडिटी को, ठीक है। तुम्हें पता है कि एक साल में एक बार एक ऐसा सीजन जरूर आता है जिसमें अनियन के रेट बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो जो प्रेडिक्ट करता है ना कि आने वाले महीने के अंदर अनियन के रेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाले, वो उसको स्टॉक करके रखता है, ठीक है। अब इसके पास एबिलिटी तो है, वो बंदा सेलर है, उसके पास एबिलिटी है। एबिलिटी क्यों है? क्योंकि उसके पास स्टॉक है, पर उसके पास विलिंगनेस नहीं है। वो उसको सेल नहीं करना चाहता क्योंकि वो सोचता है अगले महीने मार्केट में रेट 60 हो जाएगा, आज तो 10 रुपए चल रहा है, तो मैं क्यों बेचूं? तो मार्केट में वो जो रेट रहता है ना, वो डिफाइन करेगा उसकी विलिंगनेस। अगर रेट ज्यादा मार्केट में उसको मिल रहा है तो वो ज्यादा कमोडिटी क्वांटिटी सप्लाई करेगा, और अगर मार्केट में रेट कम मिल रहा है तो वो कम कमोडिटी सप्लाई करेगा। सिंपल है। डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है। तो डिमांड में क्या था, एक बार वापस से बोलना। डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी अ बायर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। और सप्लाई के अंदर क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, द अमाउंट of commodity a seller is able and willing to sell at a given price, ठीक है। Now tell me, I am going to ask you a question. सप्लाई जो है वो स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है? सोच के आंसर देना। यहां पर एक स्टॉक वर्ड ऑलरेडी आ चुका है, तुम मुझे आंसर दोगे।
फ्लो कंसेप्ट बोल रहे हैं कुछ लोग, श्री फ्लो बोल रहा है, सोनाक्षी फ्लो, रुचा फ्लो। तुम नहीं थे ना जब मैंने फ्लो कंसेप्ट समझाया था लास्ट टाइम? नहीं। फ्लो एक्सप्लेन। नहीं, जो तुम बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, बट दैट इज नॉट द रीजन ऑफ फ्लो कंसेप्ट। ये फ्लो कंसेप्ट है, इसका रीजन कुछ और है। अभिजीत तुम नहीं थे, कृष्णा रीजन गलत है, परफेक्ट प्रिसाइज नहीं है, बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने डिटेल में समझाया था बैलेंस शीट कंसेप्ट और पीएनएल कंसेप्ट। पीएनएल के जो भी आइटम है वो कौन से हैं? वो फ्लो कंसेप्ट है, और बैलेंस शीट के आइटम क्या है? वो स्टॉक कंसेप्ट है। बिकॉज बैलेंस शीट कभी भी लिखते हो ना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तुम उसको बनाते हो, और पीएनएल में जितना मूवमेंट रहता है ना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम है, और सप्लाई भी इट इज एक्सप्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी आ जाओ डेफिनेशन पे। सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी। देखो मेरे को ना क्लास में किसी से भी 90 मार्क्स से कम नहीं चाहिए। किसमें? अपनी इंस्टीट्यूट के एग्जाम में और उससे पहले आने वाली हर मॉक टेस्ट में 90% से मार्क्स कम किसी में नहीं चाहिए। तो एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझ लो, और 90% से कम नहीं मतलब नहीं चलेगा। जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये जो अभी अपन वन नोट में ओपन करके करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है या पहले दिन स्लाइड प्ले करी थी मैंने वो बेटर लगता है? ये बेटर है? हाँ ठीक है, फिर से पूछा, तुम कुछ बोलते थोड़ी चेंज करता मैं। सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी अ सेलर इज एबल टू सेल एंड विलिंग टू सेल। मतलब उसमें एबिलिटी भी चाहिए और विलिंगनेस भी चाहिए। एक भी कंपोनेंट मिस हो गया ना तो इफेक्टिव सप्लाई कंस्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। एबिलिटी टू सेल ऑफ अ सेलर डिपेंड अपॉन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी, विलिंगनेस टू सेल डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर प्राइस ज्यादा तो वो ज्यादा कमोडिटी सप्लाई करने की सोचेगा। क्यों? ऐसा क्यों? प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा है। अरे लेकिन प्राइस ज्यादा है तो डिमांड होगी क्या ज्यादा? तो ये किसको सप्लाई करेगा? नदी में डुबाएगा। अपन ये टॉपिक के एंड में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन डिमांड एंड सप्लाई की। ये रेट बढ़ता है तो खुश होता है, उधर अपने डिमांड वाले रेट कम होता है तो खुश होते हैं। तो अब कमोडिटी सेल होगी तो कैसे सेल होगी? एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कैसे होगा? तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टेब्लिश होगी। ठीक है, ये एक तरफा नॉलेज दिया मैंने तुमको डिमांड का। अब सप्लाई का दूसरा साइड देखेंगे और एंड में इसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर देंगे। Supply is defined as amount of commodity a seller is ready to sell in the market at a certain price per unit of time. अब per unit of time क्या हो सकता है? एक वीक भी हो सकता है, एक डे भी हो सकता है, एक ईयर भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जीओटी का एक लेटेस्ट एपिसोड था, मालूम क्या? ऐसे जस्ट जनरल नॉलेज दे रहा। जीओटी का एक लेटेस्ट एपिसोड आया था अभी, उसके अंदर क्या हुआ तेरे को ही पता होगा। जीओटी बस उसके अंदर ऐसे मीटिंग चल रही थी, वो 2-2.5 हज़ार 50,000 साल पुराना उसके अंदर स्टोरी दिखाई। उसके अंदर स्टारबक का एक कप दिखा उनको। स्टारबक पता है क्या है? स्टारबक्स पता है, सबको पता है। उसका एक कप दिखा, कॉफ़ी शॉप है, जैसे सीसीडी है वैसे स्टारबक्स भी है, उसका वो कॉफ़ी का दिखा। तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने अपॉलॉजी बोली, ठीक है गलती से हुआ ये हमसे। वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया ना स्टारबक्स उसके कारण कि मंडे को एपिसोड आया था यहाँ पे इंडिया में। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 4 दिन के अंदर $2.3 बिलियन का उनको प्रॉफिट हो गया। $2.3 बिलियन, क्या बोलते हैं, इतना तो कमा नहीं पाता, इतना प्रॉफिट हो गया 4 दिन के अंदर, सिर्फ एक थोड़ी सी पब्लिसिटी के कारण। 1 बिलियन बोले तो 100 क्या 100 करोड़ बोल रहा है। पता है एक मिलियन कितना होता है? 10 लाख। और 1 बिलियन पता है कितने लोगों को नहीं पता है? पता होना चाहिए, मिलियन बिलियंस में अपन बातें करने की। दिस इज सॉरी, ये 10 मिलियन हो गया।
ऐसे मतलब वहाँ पे ना 3 डिजिट्स वाला वो चलता है अभी। अब तुम एक्सेल वैक्सेल भी यूज़ करोगे ना, वहाँ पे मिलियन बिलियंस का ही होता है, तो और 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे तो बिलियन बन जाता है। 100 करोड़ है, 100 मतलब कितना हो गया, 230 करोड़ इंटू ये जो भी रेट चल रहा होगा 70, इतना उसका सेल हो गया। और उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, 100-200% से भी ज़्यादा है। अपन ने भी वहाँ पे भी स्मार्ट का लोगो दिख जाने का था, पॉसिबल नहीं है पर हाँ चलो आ जाए आगे। ये टॉपिक बहुत शॉर्ट में क्विकली एकदम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये डिमांड से बिल्कुल रिवर्स ही है। अब बुक बंद कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ सर बुक खुलवाते ही क्यों हो जब इतना सा एक लाइन रीड करनी रहती। इतने अत्याचार मत किया करो सर हम पे, हमारे नाजुक हाथ दुखते हैं बुक के पेज खोलने से। आपको क्या पता गलती से पेपर कट हो गया तो क्या हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई ऑन फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। अब मैं तुमसे ना क्वेश्चन पूछेगा और तुम बताओगे कि ये जो कंपोनेंट है इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है सप्लाई के साथ या इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप कब रहेगा, जब चेंज इन फैक्टर के कारण अगर सप्लाई बढ़ रहा है, ठीक है, पॉजिटिवली बढ़ रहा है, और अगर वो फैक्टर के कारण सप्लाई कम होता है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, प्राइस और सप्लाई का क्या रिलेशन, क्या नाजायज नहीं, क्या रिश्ता है इन लोगों का। डायरेक्ट को एक और दूसरा वर्ड मैंने यहां कौन सा यूज करने के लिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब इसको एक्सप्लेन करो। प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लायर मोटिवेटेड रहता है ज्यादा प्राइस में सेल करने के लिए। ओके, स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी अगर बढ़ जाता है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, सिंपल सी चीज है। टाइम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम? टाइम का मतलब है शॉर्ट रन या लॉन्ग रन के अंदर। नाउ टेल मी, इन शॉर्ट रन और इन लॉन्ग रन सप्लाई पे क्या इंपैक्ट रहेगा, शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का। दैट मीन शॉर्ट रन के अंदर क्या तुम सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, या लॉन्ग रन के अंदर इंक्रीज डिक्रीज करना पॉसिबल है, क्या है इसका? शॉर्ट रन में काहे नहीं? जोर से बोलो, आंसर दो, इस बार जोर से आंसर दो। हाँ ऋतिक, बड़ी उम्मीद से तू मुझे देख रहा है, आंसर लेकिन तू ही देगा। ऐसे जैसे मैं तेरे को देख रहा ना और तू हंस रहा है, वैसे ही तुम 32, 30, 40 लोग मेरे को देखते तो कितनी हंसी आती हो के, शर्म नहीं तुमको? बोलो, शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई कैसा रहेगा, मतलब सप्लाई इंक्रीज करना या डिक्रीज करना पॉसिबल है या लॉन्ग रन के अंदर पॉसिबल है? बेसिकली इसको इलास्टिसिटी के साथ रिलेट करेंगे, लेकिन पहले इलास्टिसिटी का पॉइंट आया नहीं अब तक। अच्छा एक सिंपल है, दूसरा चलो इलास्टिसिटी तुमको समझता तो है। अब मुझे बताओ शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई इलास्टिक रहेगा, इनइलास्टिक रहेगा? रीजन? आपस में डिस्कस कर लिया हो तो एक जन मेरे को भी आंसर बता दो, क्यों मेरे को ऐसा भेदभाव एक्सक्लूड कर लेते हो? हाँ हाँ बताओ, लास्ट में हाँ बताओ। गलत तो गलत बोलो। प्रतीक बता रहा है, प्रतीक तू बता, रहने दो वो बताएगा आज। हाँ भाई, और लॉन्ग रन में कहीं और से ले आएगा? शॉर्ट रन बोले तो 1 साल भी हो सकता है। 1 साल बोला, शॉर्ट रन बोले तो 1 साल, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। चलो मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट रन 1 साल अपने एग्जाम्पल में। क्या ये सप्लायर के अंदर मैन्युफैक्चरर की भी बात हो रही है या कोई रिटेलर की ही बात होती है? मैन्युफैक्चरर की भी बात हो सकती है, इतना तो क्लियर है ना। कोई भी बंदा सप्लाई करने के लिए रेडी है वो सप्लायर कहलाएगा, तभी सप्लाई कंस्टिट्यूट होगा। ओके, तो मैन्युफैक्चरर ना बेसिकली अगर उसको शॉर्ट रन में ज़्यादा भी डिमांड आ जाती है मार्केट से तो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा,
उसके पास उतने कैपिटल इक्विपमेंट्स नहीं रहेंगे। अगर वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा तो फिर वह सप्लाई कैसे करेगा? और लॉन्ग रन में उसके पास अगर डिमांड उसको दिख रही है तो वो एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी ला सकता है अपने पास, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है, दैट मीन सप्लाई इंक्रीज कर सकता है। तो जैसे कि शॉर्ट रन के अंदर मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, डिमांड के केस में अपन पैटर्न नहीं चेंज करते थे, लेकिन लॉन्ग रन में पैटर्न चेंज करना पॉसिबल था। सिमिलरली उसके पास यहाँ पे प्रोडक्शन टेक्निक अक्वायर करने के लिए या कैपिटल इक्विपमेंट अक्वायर करने के लिए उसको टाइम चाहिए, इसलिए शॉर्ट रन में वो सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकता। लेट अस से इन्होंने एक टेलर की मतलब टेलरिंग शॉप खोल दी, टेलरिंग फर्म खोल दी, इनको मैंने बोल दिया 500 बच्चों की यूनिफॉर्म अपने को बना के चाहिए। ये बोली कब तक? मैंने बोला 2 दिन। बोली नहीं पॉसिबल है। फिर मैंने बोला ठीक है, इस साल तो तुम कहीं बाहर से ले आता हूं मैं, लेकिन अगले साल से मेरे को हर महीने 500 यूनिफॉर्म लगेगी। तो तुम बोले ठीक है, तो तुम क्या करोगी साल भर में ऐसा? वर्कर्स अरेंज करोगी और मशीनरी नहीं लाओगी कि सुई धागे से सिलवाओगी? तो अभी क्यों नहीं ले आई तुम वर्कर? इतना 500 यूनिफॉर्म का ऑर्डर जा रहा है, इसको मिलने वाला है, ये अमीर हो रहा है, क्यों पॉसिबल नहीं है? देखा, खुद ही बता रहे, क्योंकि ये है शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन में कैपिटल इक्विपमेंट्स अरेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई इज कंपैरेटिवली इनइलास्टिक और लॉन्ग रन के अंदर इलास्टिक हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन यहां पढ़ लो। ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम पीरियड सप्लाई विल बी लेस बट ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड सप्लाई विल बी मोर। मतलब वही इलास्टिक इनइलास्टिक के साथ रिलेट कर दिया मैंने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेल मी द रिलेशनशिप विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देख लिया होगा तुमने आंसर। अब मैं वहां एक्सप्लेन कर रहा था, उस पर ध्यान नहीं था तुम्हारा ध्यान नेक्स्ट आंसर क्या है। हाँ बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेशन कैसा है? क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो है? इनवर्स। एक्सप्लेन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया, सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट ही है मेरी, नहीं ना? मैं सही बोले तुम, अब मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया तो और डिमांड कम हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ता जा रहा है तो सेलर का मार्जिन कम हो जाता है, वो डीमोटिवेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन से इनवर्स रिलेशनशिप। तो वो क्या करेगा, सेलर क्या चाहता है इस टाइम पे? सप्लाई बढ़ना चाहिए, ठीक है, प्राइस मार्केट के अंदर प्राइस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा मार्जिन एंजॉय करना है, उसको ज्यादा प्रॉफिट एंजॉय करना है। तो इस चीज के चलते हुए अगर इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी मिल रही है ना उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए, तो इंप्रूव टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, इंप्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, क्या रिलेशन है? डायरेक्ट या पॉजिटिव बोल सकते हो। अगर प्रोडक्शन टेक्निक इंप्रूव हो गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट, कैसे रे डायरेक्ट? अच्छा होगा तो ठीक है। वेदर कंडीशन डायरेक्ट रिलेशनशिप। पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन का सप्लाई से क्या रिलेशनशिप है? कुछ भी बोलते हो सर, मुंह में आए अनशंड बोल देते हो। पॉलिटिकल कंडीशन बहुत मैटर करती है। अगर मान लो इस बार तुम्हारी वाली गवर्नमेंट आ गई, जो इसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, वो गवर्नमेंट आ गई तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगी, दो चार कार्टून चैनल और बढ़ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होने वाला है? तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कुछ इंप्रूव नहीं होने वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इंप्रूव नहीं होने वाला। पॉलिटिकल कंडीशन देखो, एक चीज़ तो तय है, तुम समझ लो, गवर्नमेंट किसी की भी आए, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वहाँ पे रूलिंग अथॉरिटी चेंज होती है, और वो बंदा आता है, देखो तू बीजेपी वाला है, समझ अभी तू पूना में रूल कर रहा है, बराबर है, तेरा बहुत वट है यहाँ पे। अब इसके बाद चलो अपना क्रांति आ गया, क्रांति कौन है? कांग्रेस वाला है। कांग्रेस वाला क्या, वो बोलेगा मेरे को लोग चूज करके आए, अब मैं यहाँ का राजा, या उसका वट बन जाएगा। तो अब इतने सारे लोगों को इसको पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? इतना बताओ, कितना भी क्लीन क्यों कोई पार्टी ना हो, लेकिन पैसा तो देना पड़ता ही है, तो देना पड़ेगा। तो अभी तुम क्या चाहोगे? पैसा नहीं देना चाहते तो तुम क्या चाहोगे? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, प्रशांति जीते तो बेटर है। जितनी बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, नए लोग आते हैं पॉलिटिक्स से और फिर वो अपने रूल्स लाते हैं, उनको चुप करवाने के लिए और पैसा खिलाना पड़ता है। तो कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता, इसलिए अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही तो सप्लाई पे बहुत अफेक्ट होता है।
पता चला मेरी जो कंपनी है वो बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी, तो मेरे को प्रशांत सपोर्ट करता था। अब ये क्रांति है कांग्रेस का, इसने बोला हमको तो क्रांति ही चाहिए, यहाँ पे हटाओ बीजेपी वालों को। तो उसने क्या किया, मेरी कंपनी बंद करवाने की कोशिश करी। मैंने बोला यार कंपनी तो बंद नहीं कर सकता, तो बोला ठीक है पैसे दे, तो पैसे खिलाने पड़ेंगे। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं चाहिए, सप्लाई पे बहुत अफेक्ट होता है। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया तो क्या सप्लायर मोटिवेटेड रहेगा सप्लाई करने में? नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मार्जिन जो है ना वो गवर्नमेंट खा जाएगी। तो टैक्सेशन पॉलिसी, जरूरी नहीं है कि हर बार ज्यादा टैक्सेशन एडवर्स रहता है, कई बार नहीं। जैसे जीएसटी, पहले कितना चिल्ला रहे थे लोग जीएसटी आने के पहले, जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, सब चुप बैठे ना, क्योंकि बहुत सिंपल है वो, और सारे टैक्स को क्लब कर दिया गया है, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कई गुड्स का कम हो गया है, बाद में समझोगे। मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी? पार्थ, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? कल होमवर्क करके आएगा, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी सबको समझ आएगा, लेकिन यहाँ पे रफ आइडिया है किसी को व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी, मानसी, पॉलिसी रिलेटेड टू, बोले तो ऐश्वर्या, प्रेरणा, क्या नाम, अमृता टू। अब वो ऐसे टू ही कहलाओगे, ये पहले आ गई, एडमिशन इसने पहले ले ली थी। हाँ अमृता चौधरी, ओके अमृता चौधरी, ठीक है, अब ऐसे ही बोलूँगा। हाँ अमृता चौधरी, आंसर दो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? हाँ क्या? नहीं, बाजू में, नहीं नहीं मत बोले यार, मेरे को बहुत उम्मीद है आज तू आंसर देगा। किसी को आता है क्या? हर एक का ना सुनने से बेटर है किसी को आता है तो बोल दो, थोड़ा बहुत भी आजू बाजू का। अथर्व, पॉलिसी रिलेटेड टू मनी के अंदर यही है, द पॉलिसी मेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, और उस पॉलिसी के अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है सप्लाई पे? पूछ रहा हूँ तुमसे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो सप्लाई पे क्या फ़र्क होगा? बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने, मेरे सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या नहीं होगा? जो बिजनेसमैन लोन लेकर अपना प्रोडक्शन करते थे, अब उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। रीजन है अब उनको ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन बेयर करना पड़ेगा। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी तुम्हारे लिए फेवरेबल रही तो सप्लाई ज्यादा रहेगा, अनफेवरेबल रही तो सप्लाई कम रहेगा। बराबर है। इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है सप्लाई के साथ? सोच के आना होमवर्क, इन्फ्लेशन का और रिसेशन का क्या होता है इम्पैक्ट। अच्छा जनरल बताओ, इन्फ्लेशन है, सप्लाई पे क्या इफेक्ट होने वाला है? सप्लाई, रीजन सप्लाई बढ़ेगा, राइट, पर क्यों? बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, रिसेशन में लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं रहती है। सो यू विल रीड दिस पार्ट, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी का एक बार पार्ट देता हूँ। इफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज लिबरल इन द कंट्री सो दैट द लोन आर अवेलेबल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ वेरियस गुड विल इंक्रीज इन द कंट्री। दिस इज बिकॉज एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेसमैन वुड बोरो and increase the production, vice versa. Trade policy, what do you mean by trade policy? याद रहेगा क्या मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? याद रखा करो, मैं इधर उधर के ना ऐसे ट्रेड पॉलिसी और बोल दूंगा इनवर्स रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, उससे बेटर है तुम्हें वर्ड यूज करते आने चाहिए। ऐसे ही चलते फिरते ना किसी को भी रैंडमली बोल देना पकड़ के मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ख़राब है इंडिया की,
और उसको सस्पेंस में मरने देना। क्यों बोला? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं है बाहर क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते या तो 2-3 लोगों के ग्रुप में ना ऐसे खड़े हो जाना, यार बहुत खराब मॉनेटरी पॉलिसी है, रघुराम राजन होता तो बहुत बढ़िया होता। कुछ भी फालतू की बकवास करना, पर पता होना चाहिए तुम लोगों को। और ट्रेड पॉलिसी बोलना, जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई ना ट्रेड पॉलिसी नहीं जम रहा अपने को। उनको लग गया पता नहीं कौन है क्या बात कर रहा है, पर ऐसी कंफ्यूजन में मरने दो ना आधी दुनिया को। अपन मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, इस टाइप से रहने का। ट्रेड पॉलिसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेड पॉलिसी? द पॉलिसी रिलेटेड टू ट्रेड, पॉलिसी गवर्निंग द ट्रेड, जिसके अंदर बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताया जाता है। तो अगर ट्रेड पॉलिसी तुम्हारी लिबरल रही, लिबरल मतलब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये जो फैक्टर्स के कारण अगर तुम्हारी ट्रेड पॉलिसी उस कंट्री की अच्छी है तो उस कंट्री में सप्लाई भी बढ़ जाएगा, उस कंट्री का भी सप्लाई बढ़ जाएगा। लेट अस से इंडिया और चाइना, इनके बीच में ट्रेड पॉलिसी बहुत लिबरल है, ईजी है ट्रेड पॉलिसी। अब अगर इस तरीके से, तो चाइना के सप्लायर इंडिया में सप्लाई करना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपनी और उनकी कंट्री के रिलेशनशिप अगर अच्छे हैं तो। समझा गया? तो ये है लिबरल ट्रेड पॉलिसी। पर ऐसा होता नहीं है। तुम्हें मैंने एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में कुछ बताया है क्या? एड, इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये है चाइना, तो आज तुमको ना मैं अच्छी ड्राइंग बताता हूँ। अरे रुको रे, ऐसे ही कपड़े पहनते थे वो। अरे पैर नहीं आते मेरे को बनाने, हाथ बड़ी मुश्किल से सीखा। ये है चाइना का बंदा और ये है इंडिया। सरदार जी बनाते हैं इस बार। नहीं जम रहा। हर चीज़ में खुश रहते हैं हम लोग हैं। अभी तुम ना भावनाएं समझो मेरी। ये है चाइना का बंदा, ये करता था मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन बोले तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता था। अच्छा, मैंने तुम्हें इतना तो बताया होगा चाइना में फैक्ट्री कितनी कितनी बड़ी होती है। कौन सी सिटी का मैंने नाम लिया था? नागपुर का नाम लिया था। नागपुर जितनी बड़ी बड़ी तो फैक्ट्रीज रहती है, बोले तो अपने इंडिया में कितने इतने से यूनिट में भी लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं। उनकी फैक्ट्री यहाँ से शुरू होती है, तो तुम्हारा किसी के लिए हड़पसर बोलो तो किसी के लिए वारजे बोलो, इतनी दूर दूर तक उनकी फैक्ट्रीज है, सिर्फ इतनी एक एक फैक्ट्री इतनी बड़ी है। तो कितना ज़्यादा मास प्रोडक्शन करेंगे। उसको चाइना को शायद फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं उसको, कि सबसे ज़्यादा मास प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। अब ये क्या चाहता है कि यार हमने तो बहुत बच्चे पैदा कर लिए, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा हो गई, अभी तो कैसे तो भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन आगे चल के मैनेज करना डिफिकल्ट है। इसलिए हमें सिर्फ चाइना का मार्केट नहीं चाहिए, पूरा वर्ल्ड का मार्केट चाहिए। हम सप्लाई करेंगे हर जगह, इतने बच्चे पैदा कर रहे कि कुछ ना कुछ काम तो करेंगे। ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन अपने से भी ज़्यादा है, क्रॉस कर देंगे अपन बोले तो। ये इसको कम मत समझो, ये कम आदमी नहीं है, गुरु आदमी है वो। तो यहाँ पे इनको टेंशन हुआ कि यार हमारे फ्यूचर का क्या। तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, बहुत भारी का आइडिया है अपने पास, अपन ना पूरी कंट्री में सप्लाई करते हैं। तो फिर दूसरा चाइनीज बोलता है क्या भारी है इसके अंदर, क्या भारी है इसके अंदर, अपने को सप्लाई तो करना ही चाहिए। तो ये बोलता है नहीं अपन सप्लाई इस तरीके से करेंगे कि लोग अपने से जिंदगी भर खरीदें। तो ये बोलता है कैसे? तो बोलता है कि अपन उनकी कंट्री में ना प्रोडक्शन ही बंद करवा देते हैं। फिर ये बोलता है कैसे? ये सिर्फ कैसे कैसे ही बोल रहा है, कैसे? तो ये बोलता है एक काम करते हैं, अगर अपने को ना यहाँ प्रोडक्शन 100 रुपए का पड़ रहा है और उसकी कंट्री में अगर 110 का पड़ रहा है, तो मुझे कितने में सप्लाई करना चाहिए? हाँ 105। ये बोलता है 105 में सप्लाई कर दो। प्रतीक बोल रहा है 105 में, 105 रुपए में सप्लाई किया, 25 रुपए ड्यूटी लगा दी, 130 रुपए हो गया। इंडियन गुड्स फिर भी सस्ता है। आगे बोल। और सस्ता बेचें, कितने में बेच दूं? 50 में बेचने को बोल रही है मैडम। 50 में बेच दिया लेटस से, 12.5 और खर्चा मिला के 70 रुपये हो गया।
ये करेगा क्या? 100 रुपए में बन रहा था, इसको 50 में बेचेगा क्या? करेगा, वो करता ही है। इसी को बोलते हैं डंपिंग ड्यूटी। अपने प्रोडक्ट जो उसको होम कंट्री में महंगे में प्रोड्यूस हो रहे थे, उसको दूसरी कंट्री में बिलो कॉस्ट सेल कर रहा था वो, ताकि यहां का ये सेलर बेचारा मर जाए। ये बेचारा सेलर मर जाए यहां पे, और ये एक दिन दुनिया पर राज कर ले क्राउन पहन के, तो एक दिन ये दुनिया का राजा बन जाए। तो ये इनकी गंदी स्ट्रैटेजी थी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है भाई तू ये चाहता है ना, कोई बात नहीं, तू 50 क्या तू 20 रुपए में लाके दे दे। जैसे ही इसने 20 रुपए में यहाँ लाके दिया, इसने बोला 20 रुपए का तेरा प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट ने बोला, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है भाई, लेकिन इस पे 90 रुपए तो तेरे को कम से कम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। उसका इंटेंशन ही यही रहता है, ठीक है। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है। ट्रेड पॉलिसी के अंदर ये भी एक चीज़ आती है। आज मैंने ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई है, किंग बनाया, चाइनीज़ बनाया, फांसी लगवाई उसको, बस इतना पार्ट खराब रह गया, चिड़िया के पैर बन गए वो। नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आपकी कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत हाई है तो तुम्हारा सप्लाई ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली। और अगर तुम्हारी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कोई कंट्री का एग्जांपल दो जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है। इंडिया, ऐसी कोई कंट्री दो जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिच नहीं है। पाकिस्तान मत बोलना, इतने वहां तो हर कोई नेचुरल रिसोर्स, हर इंसान नेचुरल रिसोर्स है उनके लिए, तो कभी भी फट सकता है। बताओ कोई कैसी कंट्री हो सकती है, अपना यूएई वगैरह, ये सब गल्फ कंट्री में तो है, खैर ऑयल है उनके पास। ऐसी कोई कंट्री है लेटस से जो नेचुरल रिसोर्सेज से ज़्यादा रिच नहीं है, रिच अमीर नहीं है, तो वो कंट्री सप्लाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें तो नेचुरल रिसोर्सेज का कन्वर्जन ही है ना। तो जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है वो कंट्री सप्लाई नहीं कर पाएगी। समझ लगा? ओके। यहाँ पे वो कट करना है, एक कट करना है उसके अंदर से, मतलब दोनों हो सकते हैं। अगर तुम्हारी ट्रेड पॉलिसी एडवर्स है तो इनवर्स रिलेशनशिप, और अगर ट्रेड पॉलिसी अच्छी है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप। दोनों नहीं है वो, मतलब जैसे टैक्सेशन पॉलिसी अगर अच्छा है, सी टैक्सेशन पॉलिसी लिबरल है, कम रेट ऑफ टैक्सेशन है तो पॉजिटिव, और किसी कंट्री में हाई रेट ऑफ टैक्सेशन है तो इनवर्स, ऐसा बोला है। समझ लगा? नहीं, मैंने बोला डिपेंड करता है। अगर तुम बोलो कि तुम्हारी कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेस अच्छा है तो क्या आंसर है, क्या रिलेशन है? पॉजिटिव। तुम्हारी कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेस में रिच नहीं है तो इनवर्स। तो वहां पे वो दोनों लिख रखा है। और ये हाँ, ओके, राइट। तो पॉजिटिव, हाँ, नो यूर राइट। तो इनवर्स कट कर दो, इसमें से इनवर्स कट कर दो। नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है तो तुम्हारा सप्लाई कम, अगेन रिलेशनशिप इज डायरेक्ट, शी इज राइट। ट्रेड पॉलिसी भी पॉजिटिव, मॉनेटरी पॉलिसी टैक्सेशन पॉलिसी क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी इनवर्स है। अगर तुम्हारे रेट ऑफ टैक्सेशन कम है तो सप्लाई ज़्यादा है, तो दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप, पॉजिटिव कट कर दो। वेदर कंडीशन पॉजिटिव, और क्या रह गया? इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिव। हो गया क्या? चलो बस आज के लिए इतना ही। और क्या, बस क्या पढ़ा 34 मिनट्स। लेना है क्या थोड़ा और? चलो नॉर्मल से एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। आज लॉ ऑफ सप्लाई पे। लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। याद रखना, नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। Law explains that higher prices seller will supply more and at a lower price seller will supply less. Simple, ठीक है। अगर प्राइस ज्यादा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, तो प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। The law of supply states that other things being equal there is a direct relationship between price and supply.
सिंपल है। इन अदर वर्ड अंडर, एक ही चीज को 3 बार बोलते हैं ये लोग। In other word, under given conditions, supply rises when rise in price and fall in prices. Law of this is explained by following table. तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा क्या कि पॉइंट नंबर 2, 3, 4 सेम ही है? घुमा फिरा के जबरदस्ती इरिटेट करके बोला गया है। लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग टेबल एंड कर्व। जरा अपना सप्लाई का शेड्यूल देख लेना। जब प्राइस 1 था तब सप्लाई था 10, जब प्राइस 2 था सप्लाई हो गया 20, जब प्राइस था 3 सप्लाई हो गया 30, जब सप्लाई था 4 तो जब प्राइस था 4 सप्लाई हो गया 40। अरे क्या कर रहे हो? जब प्राइस हो गया 5 सप्लाई हो गया 50। ठीक है, सो प्राइस इज राइजिंग। मैंने बोला था नाग भी है अपने पास, मेरे को डसा है तुम लोगों ने। प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, लेकिन करस्पॉन्डिंगली डिमांड कम होती जा रही है, ये भी याद रखना। अच्छा, मेरे को लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था, सर प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई तो बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड का क्या? डिमांड भी पैरेलल चल रहा है साथ में, दोनों टॉपिक एक साथ तो पढ़ा नहीं सकता था, इसीलिए तो सप्लाई यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन अब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट होने वाला है? कम होते जाएगा। मतलब 1 के ऊपर लगभग 100 डिमांड होगा या 50 डिमांड होगा, 2 पे 40 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, 20, 10, तो ये कर्व कुछ ऐसा जाएगा और ये हो जाएगा उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये प्राइस पे इतनी क्वांटिटी विल बी इक्विलिब्रियम, पढ़ेंगे वो अपन डिटेल में आगे। तो स्टूडेंट्स दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट वाज लाइक कि सर सप्लाई क्यों नहीं, अपन सॉरी डिमांड क्यों नहीं पढ़ रहे, डिमांड का क्या हो रहा है, ये तो कुछ भी रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो डिमांड भी चल रहा है साइमल्टेनियसली साथ में। When the price is low at ₹5, the 10 units supplied by seller, when the price start increasing है, क्या बोल रहे हैं? When price is low at 1 चाहिए यहाँ पे, है ना? When the price is low at ₹1, 10 units supplied by seller. When price start increasing, a seller supplies more unit. It shows direct relationship between price of a commodity and quantity supplied. In the above diagram, upward sloping line SS is the market supply curve. Upward slope indicate that there is a direct relationship between price and supply. कितनी बार पढ़ चुके हैं अपन ये, 12th में ही पढ़ा। अच्छा, तुम साइंस वालों कुछ नया फील हो रहा है क्या? ऐसा मतलब खून में कुछ दौड़ रहा है क्या? सप्लाई पढ़ लिया अपन ने, डिमांड पढ़ लिया, अब इकोनॉमिक्स में बहुत मास्टर हो गए, समझ में तो आ रहा है ना कम से कम? साइंस वाली भाई तुमको समझ में आ रहा क्या? साइंस वाली समझ में आ रहा? एक ही दिन क्या कि कल भी शुरू हो गया है? ठीक है, रोहन सर की क्लास में एक चीचा है, चीचा की चीची, पप्पू भी है, पप्पू की पप्पी भी है, और गोटिया की गोटी है। उनके नाम तो कितने खतरनाक है, सोचो तुम तो। कौन है पप्पू? पप्पू है तू? तो कांग्रेस को तो नहीं सपोर्ट कर रहा ना? पर नहीं, वोट डाल के आया क्या? 18 का नहीं हुआ? कितने लोग 18 से नीचे हैं यहाँ पे एज में? अरे बाप रे, तू तो लगता नहीं 18 से नीचे। 18 के ऊपर वाले हाथ ऊपर कर लो, देख लो। हाँ, एज ही, और क्या, हाइट थोड़ी बोल रहा है 18 फीट वगैरह। बाप रे, कम लोग डाले क्या? वोट डाल के आए क्या? किसको डाला? राष्ट्रवादी को डाला। अपनी सैलरी और किसको वोट डाला ये कभी किसी को बताते नहीं, ठीक है? तुम्हारे से चलता है? क्या कर लेंगे वैसे भी, देश का भविष्य तो कुछ लोगों के हाथ में था जो वोट डाल के नहीं आए। हाँ, अब तो मेरे ऊपर आ रहा है, अब तो जो हमारे ऊपर डालेगा सारी चीजें कि सर क्लास ले रहे थे। हाँ, देश को तेरी जरूरत थी, क्या नहीं था?
तेरा कैंडिडेट जीतने ही वाला था। क्या बात है, मोटा मानुस। एक बार ये गरीब सप्लाई कर के फीचर देख लेते हैं अपन, ऐसे ही चलते फिरते हैं। हो गया, 4 लाइन है, इसको मालूम है। अभी मैंने सोनाली से पूछा तो बता देंगे, अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोप, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखना 3 तो वही बता देंगी। तो बहुत सिंपल है। फीचर ऑफ सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व का फीचर्स बताना, डिमांड कर्व के फीचर्स। नेगेटिव स्लोप, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। उल्टा कर दो इसका, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 2 पॉइंट खा गए, बीकॉम में इसके 2 पॉइंट बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 ही पॉइंट बनता है। सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप। द सप्लाई कर्व मे बी अ स्ट्रेट लाइन और अ फ्री हैंड कर्व। इस केस में स्ट्रेट लाइन था, फ्री हैंड कर्व भी हो सकता है। द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ सप्लाई विच डिस्क्राइब्स अ डायरेक्ट प्राइस एंड सप्लाई रिलेशनशिप। द मार्केट सप्लाई इज द लैटरल समेशन, अपन ने वहां पे भी पढ़ा था। द मार्केट डिमांड इज द लैटरल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट सप्लाई कर्व इज द लैटरल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म एंड ऑल्सो स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कुछ नया थोड़ी होने वाला था। एक नेक्स्ट पॉइंट में करेक्शन कर लेना, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो हेडिंग जो है ना, हाँ ये यहाँ पे ना एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपांशन इन डिमांड? अच्छे से एक्सप्लेन करो, सही है। चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, ठीक है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। एंड इफ देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर, बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो क्या बोलते हैं उसको? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। तो एक्सपांशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का क्या हो जाएगा? चेंज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, इसको बोलेंगे एक्सपांशन। चेंज इन और सॉरी फॉल इन डिमांड, फॉल इन सप्लाई बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज इन सप्लाई को क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। पर ये अब कल पढ़ेंगे, तो मैंने तो बस जस्ट ब्रीफ आउट किया कि ये सब कुछ सेम है इसके अंदर। चिल्लर टॉपिक है, कल तक तो तुमने खत्म करके आना चाहिए, मेरे को बोलना चाहिए लो सर टेस्ट देता मैं, ठीक है। 90 मार्क्स तो ऐसे ही आते मेरे को। अब टेंशन इसी का है कि सर 100 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आगे पढ़ने का स्कोप नहीं रहेगा, इसलिए मैं स्कोर नहीं कर रहा। ऐसा बोलना चाहिए तुम लोगों ने, नहीं बोलते। क्या हो गया? किसने बोला? BCR। चलो थैंक यू गाइस, तुम लोगों ने आज बहुत हंसाया, याद रहेगी तुम्हारी।